हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज रिलेशन एंड लेबर लॉस की। ये एचआर का पार्ट है और क्वेश्चन पेपर जो है हमारा 2024-25 लास्ट ईयर का ही है और थर्ड सेमेस्टर का ही है। ये पिछले साल भी था और इस साल भी है। ये क्वेश्चन पेपर जो हमारा है ये पहले 100 नंबर का हुआ करता था, अब 70 नंबर का हो गया है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस वीडियो के बाद 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो डाला जाएगा, जिसमें मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि हम लोग 1 से लेकर 5 यूनिट पूरी ओवरऑल कवर कर लें। जो चीज़ इसमें नहीं बताऊंगा वो चीज़ें उसमें बता दूंगा, जिससे आपकी फर्स्ट से लेकर 5th यूनिट तक का सब कुछ कवर हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है शुरू करते हैं, उसके साथ पूछ रहा है डिफाइन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो 1948 जो फैक्ट्री एक्ट था, पहले वो समझ लेते हैं कि उसमें चाइल्ड का मतलब क्या होता है। चाइल्ड का मतलब होता है वो पर्सन जिसकी एज 15 साल कंप्लीट ना हुई हो, उसे हम कहते हैं। और ये कौन से सेक्शन में हमारा आता है? सेक्शन 2C में। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट में यंग वर्कर्स को 3 पार्ट में समझा जाता है। ठीक है, 3 पार्ट हमारा कौन सा होता है? चाइल्ड, एडोलसेंस एंड यंग पर्सन। चाइल्ड मतलब वो जो 15 साल से कम हो, एडोलसेंस मतलब वो जो 15 से 18 के बीच में हो, ठीक। और यंग पर्सन वो जो दोनों होता है, चाइल्ड प्लस एडोलसेंट दोनों में होता है। अब एडोलसेंस वाले में काम कर सकता है, ठीक है, वो बच्चा काम कर सकता है, एक तरीके से आप बच्चा ही समझिए उसको। बट उसमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो डॉक्टर देता है, और सर्टिफिकेट का नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे अलाउड नहीं है उसका काम करने का। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए थी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टली मना करता था कि बच्चों से काम नहीं करवाना है। क्योंकि पहले जब ये लॉ नहीं था, उससे पहले बहुत भारत में क्या क्या होता था आज़ादी के टाइम पे, सबको पता है ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है डिस्कस द टर्म ऑफ ग्रेट्यूटी। सॉरी, पहले प्रोनाउंस गलत हो गया था, आई होप ये वाला सही हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्रेट्यूटी एक टाइप का लंप सम पेमेंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है। ठीक है, एज अ अवार्ड कह लो, ठीक है, या एज अ रिवॉर्ड कह लो। और ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1972 के अंडर आता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि नॉर्मली जब ये चीज़ मिलती है तो वो किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज को दी जाती है। पर ये होती कब है? मिनिमम 5 साल जब आप कंटिन्यूअस सर्विस करते हो तब दी जाती है। ऐसा नहीं है कि छोटे टर्म में मिलता है, मिनिमम आपको 5 साल में करना होता है, तभी ये कंपनी आपको देती है। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या होता है? अगर एम्प्लॉयज की डेथ हो गई या कुछ हो गया उसके साथ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कुछ हो जाता है, तो तब वो कंडीशन 5 साल वाली नहीं लगती है, पर नॉर्मली 5 साल की कंडीशन वो लगती है। ठीक, और ये दिया क्यों जाता है? बेसिकली एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट या जॉब छोड़ने के टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, इसलिए दिया जाता है। ठीक, बेसिक फॉर्मूला आइडिया क्या होता है इसका? जनरली क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए? 15 दिन वेजेस के और जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स हैं सर्विस के उसको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो लिखा भी है यहाँ पे, और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बता देता हूँ। 15 डेज वेजेस मल्टीप्लाइड कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1C जो है हमारा, स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को कोई पर्सनल इंजरी हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना या ऑक्यूपेशनल डिसीज हो जाना जिसकी वजह से वो इंजरी होती है। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे कि कोई मशीन ऑपरेटर है, ठीक है, वो मशीन संभालता है, उसका मशीन चलाते टाइम या संभालते टाइम उसका हाथ कट जाता है काम करते ही टाइम, मशीन ऑफिस के लिए या फैक्ट्री के लिए जब भी वो काम कर रहा है उसके टाइम हो जाता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी होता है। और दूसरे एग्जाम्पल एक और समझ लो, एम्प्लॉय ऑफिस में ड्यूटी टाइम में वो चलते चलते सोचो स्लिप हो गया, ठीक है, फिसल गया अपने ऑफिस में, ठीक है, तो ये भी हमारा एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर आएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी प्रूव हो जाए तो एम्प्लॉय का कंपनसेशन बेनिफिट मिलना तय होता है। और ये कौन से कंपनसेशन एक्ट के अंदर आता है? 1923 के एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। 2 एक्ट है हमारे पास, कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड एक्ट द ESI एक्ट 1948। ठीक, जब अगर प्रूफ हो जाता है तो तभी कंपनसेशन और बेनिफिट मिलता है, अगर नहीं प्रूफ हुआ है तो बात ही खत्म, वो माना ही नहीं जाएगा कि कंपनी के अंदर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 1D की तरफ चलते हैं। 1D हमारा पूछ रहा है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज का ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच सैलरी, वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशन जैसे जो होते हैं ना, कि अगर आप कहीं काम करेंगे तो इस सैलरी में करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, इस टाइम के बाद अवेलेबल नहीं हो, वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको हवा पानी, ये सारी बाथरूम वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे जब निगोशिएशन होती है उसे कहते हैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंडस्ट्रियल पीस चाहिए होती है जिससे स्ट्राइक्स और लॉकडाउन कम हो। ठीक, हमारा दूसरा होता है वर्कर को वॉइस मिलती है, ठीक है, डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट फील होता है। तीसरा हमारा होता है फेयर वेजेस,
इंडिविजुअल वर्कर वीक होता है, यूनियन के साथ वो स्ट्रांग बन जाता है। मान लो कई लोगों के अंदर झिझक होती है, वो अपनी बात नहीं बता पाते। जब वो अगर ग्रुप में होते हैं तो अपनी बात सही से बता सकते हैं, और ग्रुप में जब बात होती है तो सबके सहमत में होती है, सबके लिए होती है। तो तब क्या होता है कि सबकी बात एक हो जाती है, जिसपे कंपनी पे क्या पड़ता है, वजन पड़ता है उनकी बात का। ठीक। चौथा हमारा क्या बढ़ता है, एग्रीमेंट बनता है जो दोनों पार्टीज फॉलो करती हैं। जो भी आप साइन नौकरी करेंगे कभी, तो आपके बीच और कंपनी के बीच एक बॉन्ड शेयर होता है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म ऑफ arbitration। arbitration का मतलब होता है कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट का एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन को दिया जाता है, जो कि आर्बिट्रेटर होता है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर क्या करता है, दोनों साइड को सुनता है, फिर अपना फाइनल डिसीजन देता है, जिसे अवार्ड बोलते हैं। इसमें दो तरीके के टाइप्स होते हैं हमारे पास, वॉलंटियर और कंपलसरी। वॉलंटियर में क्या होता है, दोनों पार्टीज खुद एग्री करती हैं, और कंपलसरी में क्या होती है, गवर्नमेंट फोर्स करती है। रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। वैसे दोनों पार्टी में ही टाइम वो हो जाता है, समझौता हो जाता है, जो भी उनके बीच का होता है। सिंपल मीनिंग समझ लो, जब बात से मैटर सॉल्व नहीं होता तब थर्ड पर्सन का हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे ये तो सिर्फ एक कंडीशन है हमारे सामने कि एक ये ऑफिस की बात हो रही है या फैक्ट्री की बात हो रही है, बाकी ऐसे आपके घर के कोई प्रॉपर्टी केसेस होते हैं या कोई भी केसेस होते हैं, या जनरली आपके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो क्या करते हैं कि सी यू इन द कोर्ट हो जाता है, कि आप हम लोग कोर्ट में मिलते तब वो जो थर्ड पर्सन, एक तरीके से मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन जो आपका वकील है, सेकंड पर्सन जो आपके सामने जो अपोजिशन है उसका वकील है, और थर्ड पर्सन जो जज साहब बैठेंगे वो होता है। वैसे ही हमारा यहाँ पे आर्टिब्यूटर का काम होता है, जो हमारा थर्ड पर्सन का काम करता है, जो हमें फाइनल डिसीजन देता है। 1F है हमारा, लिस्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। यूनियनिज्म में क्या होता है कि ट्रेड यूनियनिज्म का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि यूनिटी का हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाना। ठीक, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सब वर्कर मिलके स्ट्रांग बनते हैं। दूसरा हमारा इक्वल पे इक्वल वर्क, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, अनफेयर टर्मिनेशन से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फिर आता है हमारा कलेक्टिव एक्शन। इसमें क्या होता है, ग्रुप में निगोशिएशन, स्ट्राइक और प्रोटेस्ट आते हैं। वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर वो होता है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लीगल हेल्प सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक। अब इसका कंक्लूजन एक तरीके से शॉर्ट में समझ लो कि होता क्या है। ट्रेड यूनियन का बेस आइडिया है वर्कर के राइट्स और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट पे आते हैं 1G। 1G हमारा कह रहा है, डिफाइन एलोकेबल सरप्लस। इसमें देख लो, पहली चीज जो है हमें पता होनी चाहिए, ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत आता है, और इसका मतलब ये होता है कंपनी का वो प्रॉफिट का वो फिक्स पार्ट जो एम्प्लॉयज को बोनस देने के लिए रिजर्व किया जाता है। एलोकेबल का मतलब ये होता है अवेलेबल, ये चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा। अवेलेबल को ही कहते हैं एलोकेबल, ठीक है। और ये वो चीज़ होती है जो कंपनी का जो प्रॉफिट का फिक्स पार्ट होता है, वो एम्प्लॉयज़ को बोनस में दिया जाता है, और ये किसके अंदर आता है, 1965 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर आता है। इसमें एक रूल भी चलता है, वो रूल भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बोनस देने के लिए रूल होता है, बैंकिंग कंपनी 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस देती हैं, और अदर कंपनी 67+ ऑफ अवेलेबल सरप्लस पे देती हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा एक रूल है, वो याद रखिएगा। बैंकिंग के लिए अलग होता है और अदर कंपनीज के लिए अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1H। 1H में पूछ रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है। बोनस एक एक्स्ट्रा पेमेंट होता है जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा मिलता है। ये कंपनी का प्रॉफिट में से एम्प्लॉयज़ को शेयर किया जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंडर बोनस गिफ्ट नहीं है, एक लीगल राइट है, पहली चीज। और मिनिमम बोनस 8.33 का होता है, ठीक। और मैक्सिमम बोनस 20% तक का होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है, एम्प्लॉयज़ के जो मोरल्स होते हैं वो बूस्ट होते हैं, इनकम जो होती है वो इंप्रूव होती है, और इससे क्या एक और चीज़ हमारी क्या होती है, जो भी हमारा फेयर शेयरिंग है वो प्रॉफिट का वो उनके साथ बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं 1I की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ जॉइंट काउंसिल्स। जॉइंट काउंसिल्स क्या होती हैं वो समझ लो। जॉइंट काउंसिल्स को हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी कहते हैं, JMC के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके अंदर आता है, हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। और मतलब क्या होता है इसका, ये समझते हैं। मैनेजमेंट प्लस वर्कर के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये वर्कर्स के पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट के पार्ट होता है। इसका पर्पस क्या होता है ये पता कर लो। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी डेवलप करना होता है, और मैनेजमेंट वर्कर रिलेशनशिप इंप्रूव करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी डेवलप करना होता है, और मैनेजमेंट वर्कर रिलेशनशिप इंप्रूव करना होता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, फंक्शंस होते हैं, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होती है, सेफ्टी प्लस वेलफेयर इंप्रूव होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे ठीक होते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव होती है, और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हमारे इंप्रूव होते हैं। डिफरेंस क्या होता है ट्रेड यूनियन और इसमें, ये समझ लो। ट्रेड यूनियन क्या करता है, हमारा वेजेस और डिस्प्यूट पर फोकस करता है, और जॉइंट काउंसिल हमारी किस पे काम करती है, कॉर्पोरेशन और इंप्रूवमेंट पे फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1J। स्टेट द राइट्स ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी एक्ट। मैटरनिटी एक्ट में क्या होता है ये समझ लो। मैटरनिटी एक्ट
ये होता है 1961 में आया था और ये होता है हमारे जॉब प्रोटेक्शन और पेड बेनिफिट्स हमें दिलाता है, हमें नहीं मतलब कि वुमेन्स को दिलाता है। ठीक है, इसके मेन राइट्स ये थे कि पेड मैटरनिटी लीव्स जो होती हैं वो 26 वीक्स की होती हैं और ये किसके लिए होती है, पहले 2 चाइल्ड्स के ही लिए होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले 2 चाइल्ड्स के लिए होती है और 26 वीक्स के लिए होती हैं। मेडिकल बोनस क्या होता है इसमें, एम्प्लॉयर अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं देता है तो एक्स्ट्रा कैश देगा उसकी जगह। तीसरा हमारा होता है नर्सिंग ब्रेक्स होता है। इसमें क्या होता है, ज्वाइनिंग के बाद डेली 2 ब्रेक्स चाइल्ड को फीड कराने के लिए दिए जाएंगे 15 महीने तक का। फिर आता है हमारा अगला, इसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल। इसमें क्या होता है कि मैटरनिटी लीव्स जब दी जाती हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं करा जाएगा, उसको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। क्रैश फैकल्टी, इसमें क्या होता है 50+ वाली जो एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी होती है उसमें डे केयर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है 2 है, वो पूछ रहा है द पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है, पहले ये समझ लो। इस एक्ट का काम होता है कि कंपनी के रूल फिक्स्ड और क्लियर हो जाएं, जैसे ड्यूटी टाइमिंग, लीव, टर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट के पावर्स, जैसे वो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज बनाने में मदद करते हैं और जिसकी वजह से एक अच्छा वातावरण एक ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री में या कंपनी में बना रहता है। ठीक है, इसमें कई तरीके के हमारे होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा मॉडल स्टैंडिंग। मॉडल स्टैंडिंग सेक्शन 15 को कहते हैं और इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट एक रेडीमेड टेम्पलेट रूल्स बना के देती है, जिसका मतलब होता है कंपनीज को वो फॉलो करना ही करना है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सेकंड शेड्यूल वाला आता है। शेड्यूल वाले में क्या होता है कि अगर न्यू इश्यूज आता है, जैसे न्यू वर्किंग सिस्टम या जो भी नया कुछ लॉन्च करा जाता है, तो गवर्नमेंट लिस्ट में नए पॉइंट्स ऐड कर सकती है। कि मान लो अगर कोई नई तरीके की इंडस्ट्री आती है या कुछ नया होता है, ठीक, पहले अलग चीज़ें होती थी, धीरे धीरे रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ। पहले कागज पेन में होता था, फिर कंप्यूटर पे होता था, फिर डेटाबेस पे आए, अब एआई पे आए, फिर क्लाउड पे। तो पूरा एक जो प्रोसेस चला, तो उस हिसाब से नए रूल्स भी ऐड करे जा सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा आता है फीस का रिलेटेड। तो फीस रिलेटेड में क्या होता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्रूव करवाने के लिए कितना फी लगेगा और कैसे प्रोसेस फॉलो होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके बाद आता है हमारा एक्सेम्पशन। ये सेक्शन 14 के तहत आता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट एक्ट से एक्सेप्ट कर सकती हैं अगर उनके रूल्स ऑलरेडी बेटर हैं तो। मतलब अगर उनके रूल्स गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं तो गवर्नमेंट उनके अपने जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करने की इजाजत दे सकती है। 2B की तरफ चलते हैं। 2B हमारा पूछ रहा है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट ऊपर भी हमने पढ़ा था, पर यहाँ पे 2B में थोड़ा डिटेल में पूछा गया है, वो हमें पता होना चाहिए। इसका मेन एम होता है फैक्ट्री में एक्सीडेंट ना हो और वर्क सेफ रहे। एनवायरनमेंट क्या हमारा सेफ एनवायरनमेंट में हो, वहां पे काम हो। ठीक, इनकी इंपॉर्टेंट सेफ्टी क्या होती है वो हमें पता चलना चाहिए। जैसे सेक्शन 21 में हमारे पास होता है मशीनरी की फेंसिंग होना। मशीनरी की फेंसिंग मतलब होता है कवर लगाना। मशीन को डेंजरस पार्ट जैसे गियर, बेल्ट, ये सब पे स्ट्रॉन्ग कवर या फेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, जिस वजह से कोई दुर्घटना ना घटे। सेकंड हमारा क्या आता है यहाँ पे, मूविंग मशीन के पास काम करना। रनिंग मशीन को क्लीन करना, लुब्रिकेट करना रिस्की होता है, इसलिए ट्रेन पर्सन ही कर सकता है। वुमेन एंड यंग पर्सन को मोस्टली अलाउड नहीं करा जाता है। जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है उस चीज को लेके वही उसमें काम करता है, बाकी सबको अलाउड नहीं करा जाता है। थर्ड हमारा आता है यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। 18 से कम एज वाले को डेंजरस मशीन पे तभी काम मिलेगा जब वो ट्रेनिंग और सुपरविजन के अंदर होता है तभी। ठीक, फिर आता है हमारा फोर्थ इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप वो होता है मशीन में स्विच या लीवर होना चाहिए जिससे इमरजेंसी में तुरंत बंद किया जा सके। ठीक है, जैसे कुछ अगर मान लीजिए अनहोनी हो रही है या मान लीजिए किसी का हाथ फंस गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा कट जाए या टूट जाए, उसके पहले ही कुछ ऐसा होना चाहिए, उसमें सिस्टम होना चाहिए, लीवर होना चाहिए कि जो उसको अचानक से रोक सके। ठीक, उसके बाद आता है कॉटन ओपनर के पास रिस्ट्रिक्शंस। टेक्सटाइल में कॉटन ओपनर रिस्की होता है, इसलिए वुमेन और चाइल्ड को मना किया जाता है कि वहां पे आसपास भी नहीं रहने दिया जाता है। फिर आता है होइस्ट एंड लिफ्ट सेफ्टी। लिफ्ट होइस्ट मतलब जो ऊपर नीचे जाने के लिए होता है, टाइम टू टाइम चेकिंग होनी रहनी चाहिए, उसकी जो भी लोड लिमिट होती है वो कंफर्म होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि हमारे पास लोड के इतना ही है और हम एक्स्ट्रा लोड लेके जा रहे हैं, तो वो चीज पे रिस्ट्रिक्शंस रहनी चाहिए कि जितना लोड है उसके ऊपर तो नहीं लेके जाना है। और टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग होती रहनी चाहिए कि उसका जो वायर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं है, या ढीला पड़ रहा है या लूज पड़ रहा है, तो उसको सही करा जाए, रिपेयर करा जाए, चेंज करा जाए। फिर आता है आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन में क्या होता है, बिल्डिंग या फ्लाइंग जो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं, जोड़ना चिपकाना, बिल्डिंग वाले जो होते हैं ना, लोहे को चिपकाते हैं, तो उसके लिए गॉगल्स या स्क्रीन देनी चाहिए, ये कंपलसरी होता है। अगला है हमारा फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में क्या होता है, फायर एग्जिस्ट होने चाहिए, एस्केप रूट होना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उसके लिए कि अगर आग लग जाती तो क्या होता है, और साथ ही साथ एग्जिस्ट पे लॉक नहीं होना चाहिए, खुले होने चाहिए जब खासकर काम चल रहा हो। 2C की तरफ आते हैं। 2C में कह रहा है आउटलाइन द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयज प्लस यूनियन का रिलेशनशिप। 3 लोगों का रिलेशनशिप होता है, बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए।
इसमें फर्स्ट क्या कहता है, ट्रेड यूनियन का इफेक्ट कम हो रहा है, मतलब यंग एम्प्लॉयज यूनियन में कम जाते हैं, इससे कलेक्टिव बार्गेनिंग वीक हो जाती है। ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस लोग को ही रखा जाता है जो अच्छा खासा काम ऑलरेडी कर चुके हों। आगे आता है सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल लेबर बढ़ रही है, कंपनीज परमानेंट हायरिंग कम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लो सैलरी और लेस सिक्योरिटी मिलती है, टेंशन क्रिएट होती है इसमें, तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। फिर आता है हमारा जीआईजी इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, जैसे उबर और जोमेटो टाइप जिन्हें कहते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है, ये वर्कर एम्प्लॉय नहीं बोलते, ये पार्टनर बोलते हैं। आपको पता होगा कि जोमेटो का ऐड देखा होगा, तो वो जोमेटो पार्टनर करके उनका ऐप आता है जिसमें वो अपने राइडर के साथ काम करते हैं। इसमें क्या होता है, पीएफ इंश्योरेंस राइट्स क्लियर नहीं होते हैं। फोर्थ आता है हमारा ऑटोमेशन या एआई का फियर, इसमें क्या होता है, मशीन और एआई आने से वर्कर को लगता है कि जॉब चली जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो ये चीज भी मैनेज करनी पड़ती है। फिर आता है हमारा फिफ्थ, मल्टी स्किलिंग प्रेशर, कंपनी चाहती है वर्कर मल्टीपल काम करे, वर्कर बोलता है कि एग्जैक्ट वर्क हमें जो मतलब हम अगर जो एग्जैक्ट वर्क हमें आता है वो तो हम करें ही करें, और कंपनी चाहती है कि उसके अलावा भी वो कुछ काम करे, तो वर्कर ये चाहता है कि अगर वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, क्लैश होता है, तो ये चीजें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। फिर आता है हमारा सिक्स्थ, आता है जिसमें ग्लोबल कंपटीशन होता है, कॉस्ट कट और प्रोडक्टिविटी प्रेशर से वर्कर पर लोड बढ़ता है और रिलेशन जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 2D की तरफ। 2D में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसमें क्या होता है कि हमने ऑलरेडी ऊपर ये पढ़ रखा है, पर यहाँ पे और थोड़ा डीपली में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इस एक्ट में मेन एम ये होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी जॉब सिक्योरिटी और पेड लीव देनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर कंपनी की ड्यूटीज, इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, ठीक, कंपनी की ड्यूटीज क्या होती है वो समझ लीजिए। पहली जो होनी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट पे करना, मतलब पेड लीव या पेमेंट, जो भी वो अगर काम पे नहीं आती तो उसको तभी सैलरी देनी ही देनी है। फिर हमारा सेकंड आता है मैटरनिटी लीव में डिसमिस नहीं कर सकते, मतलब उसको फायर नहीं कर सकते हो जो अगर वो जॉब पे नहीं भी आ रही है तो। ठीक है, फिर एक्ट का नोटिस या डिस्प्ले लगाना ताकि वुमेन को राइट्स पता हो कि हाँ ये होता है। फिर आता है हमारा फोर्थ, नर्सिंग ब्रेक्स देना, मतलब बेबी को फीड कराने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है दिन में। फिर हमारे पास आता है फिफ्थ, हैवी वर्क से बचना, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको हैवी वर्क नहीं करवा सकते हो, ठीक है, उसको नॉर्मल काम कराएंगे बस। फिर आता है एम्प्लॉय की ड्यूटीज, मतलब जो काम कर रही है उसकी ड्यूटीज, जो भी वुमेन वर्कर है उनकी ड्यूटीज। उसमें क्या होता है, नोटिस देना कि डिलीवरी एक्सपेक्टेड है या हो गई है, पता होना चाहिए ऑफिस को भी कि हाँ ये इतने टाइम से इतने टाइम तक करेंगी, उनको क्लियर होना चाहिए, उन दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है जिससे। फिर आता है हमारा सेकंड, मैटरनिटी बेनिफिट लेके दूसरी जॉब नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो बेनिफिट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही जगह रहेंगी, कई लोग बड़े होशियार होते हैं, इधर भी काम करना उधर भी काम करना, तो इसलिए ये भी चीज नहीं कर सकते हो कि अगर आप मैटरनिटी लीव में है तो आप दूसरी जगह भी नहीं जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिस्ट आउट द मेन प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये एक्ट एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट सेविंग प्लस पेंशन प्लस इंश्योरेंस कवर करता है। इसके मेन पॉइंट समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसका पहला पॉइंट समझ लो, पहला पॉइंट होता है एप्लीकेबिलिटी। इसमें ये होता है जहां 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं वहां मोस्टली अप्लाई होता है। सेकेंड होता है हमारा ईपीएफ, ये जो हमारा लिखा है इसे कहते हैं, इसको प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, पीएफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जनरली 12% प्लस 12%। ये अमाउंट रिटायरमेंट में काम आता है। ठीक है, ये आपकी जो सैलरी होती है उससे थोड़ा थोड़ा कटता रहता है, या जब आप जॉब छोड़ते हैं तो मिलता है, या जब आप रिटायर्ड होते हैं तो मिलता है। फिर आता है हमारा ईपीएस, जिसे पेंशन स्कीम कहते हैं। पेंशन स्कीम में ये होता है कि एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट पेंशन में जाता है, अप्रॉक्स 8.33, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कितना पार्ट जाता है, 8.33। पेंशन तब मिलती है जब मिनिमम सर्विस कंप्लीट होती है। मिनिमम सर्विस कंप्लीट मैंने सेक्शन ए में बताया था, जब 5 साल आपके कंप्लीट होते तब। ठीक, फिर आता है उसके बाद इंश्योरेंस, फोर्थ पॉइंट हमारा। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है, ये 1976 के अंडर आया था। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाए सर्विस में तो फैमिली को इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर साइड से होता है, मतलब कंपनी की तरफ से होता है, और जो भी जिसकी डेथ हुई है उसको दिया जाता है, मतलब उसकी फैमिली को दिया जाता है। फिर पीएफ मनी सेफ होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पीएफ अमाउंट को नॉर्मली कोर्ट अटैचमेंट नहीं कर सकती है, ये प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको टैक्स देना पड़ता है, ये नॉर्मली जनरली जब आपको, तो पहली बात जब एक सर्टेन टाइम हो जाता है उसके बाद मिलता है, और मतलब या जॉब छोड़ते हैं तब आप क्लेम कर सकते हैं। आपके अकाउंट में अमाउंट चढ़ता रहता है धीरे धीरे, जितना भी आप काम करते हैं उसी हिसाब से, जितनी सैलरी में जितना कटना होता है उतना कटता रहता है। फिर इसके विड्रॉल के रूल्स भी होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विड्रॉल रूल्स ये होते हैं कि रिटायरमेंट में फुल विड्रॉल और कुछ केसेस में पार्शियल एडवांस अलाउड होता है, जैसे मैरिज, एजुकेशन और मेडिकल, ऐसे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन है हमारा क्वेश्चन 3, जो कि हमारा क्वेश्चन 3 कहां से स्टार्ट होता है, सेक्शन सी से।